तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। मंच पर भावुक हो गए एमआरपीएस प्रमुख मंदा कृष्णा मडिगा, पीएम मोदी ने गले लगाकर दी सांत्वना। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी राज्य में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में वो कल हैदराबाद में थे। यहां उन्होंने एमआरपीएस मडिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति प्रमुख मंदा कृष्णा मडिगा को सांत्वना दी। दरअसल वे हैदराबाद में एक सार्वजनिक रैली के दौरान भावुक हो गए थे। देश में आम लोगों के लिए केंद्रित शासन शुरू करने का समय, राहुल गांधी ने वीडियो साझा कर कही ये बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि यह पूरे भारत में आम लोगों के केंद्रित शासन के युग की शुरुआत करने का समय है। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस सरकार तेलंगाना के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम है। गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर तेलंगाना में 2020 में आत्महत्या करने वाले एक किसान के परिवार के घर की अपनी हालिया यात्रा का एक वीडियो भी साझा किया। वीडियो के साथ अपने पोस्ट में पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने तेलंगाना में पार्टी की गारंटी पर जोर देते हुए कहा कि वे राज्य के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण आवाज पंक्ति में आखिरी आवाज होती है। कुमारी चंद्रिया की आवाज ऐसी ही एक आवाज थी और दोराला बीआरएस सरकार ने उन्हें विफल कर दिया। वह तेलंगाना के एक छोटे किसान थे जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और कर्ज के बोझ के तले दबे हुए थे। उन्होंने अपने प्यारे परिवार को पीछे छोड़कर आत्महत्या कर ली। गांधी ने मृतक किसान के परिवार से मिलने का वीडियो साझा किया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर चंद्रिया को सही समय पर सरकारी सहायता दी गई होती तो वह अब भी जीवित होते और अपने परिजनों के बीच होते। बीआरएस और भाजपा की तरह डोराला की सरकार तेलंगाना के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। मध्य प्रदेश व राजस्थान में सत्ता समीकरण बिगाड़ेगी पुरानी पेंशन, हर सीट पर 25,000 का टर्निंग पॉइंट। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर केंद्र और विभिन्न प्रदेशों के कर्मचारी संगठन अब लामबंद हो चुके हैं। ओपीएस की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 रैलियां आयोजित की गई। चौथी रैली 10 दिसंबर को होगी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु कहते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। खासतौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारी कर्मियों का वोट सत्ता समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है। तीनों ही राज्यों में एनएमओपीएस के बैनर तले वोट फॉर ओपीएस कैंपेन और मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अगर सरकारी कर्मियों और उनके परिवार को मिलाए तो हर विधानसभा क्षेत्र में 25,000 वोट टर्निंग पॉइंट बनने जा रहे हैं। विजय कुमार बंधु ने शनिवार को बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों प्रदेशों में अगर यूं कहें कि पुरानी पेंशन का मुद्दा एक टर्निंग पॉइंट बन चुका है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकारी कर्मियों की संख्या तो कम है, ऐसे लोगों के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि केवल वे संख्या को देख रहे हैं, उसके पीछे जो फैक्टर है वे उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जब वोट गिरेंगे तो यही फैक्टर निर्णायक बन जाएगा। अगर किसी गाँव में 2 टीचर हैं, वे अपना मुद्दा रखने में सक्षम है तो पूरा गांव उनकी मांग यानी कि ओपीएस पर विचार कर सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र को ले ले, वहां पर कम से कम 5,000 सरकारी कर्मियों की संख्या है। कुछ रिटायर्ड कर्मी भी है। अगर हम केवल सर्विंग कर्मियों की बात करें तो उनके परिवार को मिलाकर वह औसतन संख्या 25,000 हो जाती है। विधानसभा चुनाव जहाँ कांटे की टक्कर होती है वहां पर 500 वोट भी जीत हार तय करने के लिए काफी होते हैं। यहाँ तो बात 25,000 वोटों की हो रही है। क्या मैं सबका दुल्हा भाई हूं? पीएम मोदी की फोटो बीजेपी के काम नहीं आ रही, पोस्टर पर बिफरे ओवैसी का तंज। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में राज्य में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने से पीछे नहीं हट रही है। वहीं असाउद्दीन ओवैसी के बीआरएस के साथ हो जाने से राज्य में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। इस बीच ओवैसी और बीआरएस को लेकर भाजपा के एक पोस्टर को लेकर सियासत तेज हो गई है। असाउद्दीन ओवैसी ने इस पोस्टर को लेकर भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या मैं दूल्हा भाई हूँ। असाउद्दीन ओवैसी ने भाजपा के निकाहनामा पोस्टर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी की तस्वीर भाजपा के लिए काम नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या मैं सबका दूल्हा भाई हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक कार्टून बनाया है जिसमें मैं कांग्रेस और बीआरएस की शादी में काजी हूं। मुझे पीएम के बारे में पता चला कि उनकी फोटो भाजपा के लिए काम नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने मेरी फोटो लगा दी। ओवैसी ने आगे कहा कि इस उम्र में शादी के कार्ड पर मेरी तस्वीर है। आपको ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगानी चाहिए जो अविवाहित है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने की युद्ध विराम की अपील। इजरायली पीएम बोले, हमास की आलोचना करिए, हमारी नहीं। गाजा पट्टी में इजरायली हमले में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध विराम से और अब दुनिया भर से गाजा में युद्ध विराम की मांग उठने लगी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी गाजा में सीजफायर की अपील की है। हालांकि इजराइल की सरकार रुकने के मूड में नहीं है। इजराइल के पीएम बेंजामिन साफ कर चुके हैं कि जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति के युद्ध विराम की अपील पर नेतन्याहू ने कहा है कि वैश्विक नेताओं को हमास की आलोचना करनी चाहिए, इजराइल की नहीं। हमास ने आज जो इसराइल के साथ किया है, कल वो पेरिस, न्यूयॉर्क या दुनिया में
कहीं भी हो सकता है। बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू के दौरान गाजा पट्टी में युद्ध विराम की अपील की। हालांकि उन्होंने इजराइल के खुद की रक्षा करने के अधिकार का बचाव किया। वहीं गाजा में अल सीफा अस्पताल पर हुए हमले के बाद इजरायली सेना ने साफ किया कि यह हमला हमास की गलती से हुआ। इजरायली सेना ने कहा कि इजरायली सैनिकों को निशाना बनाते हुए हमास ने रॉकेट हमला किया, लेकिन रॉकेट लॉन्च असफल रहा और रॉकेट अस्पताल पर गिर गया, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। गाजा को लेकर इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे मुस्लिम देश ईरानी राष्ट्रपति जाएंगे सऊदी अरब। गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। बता दें कि सऊदी अरब के रियाद में गाजा के मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIEC की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति भी सऊदी अरब जाएंगे। कुछ समय पहले तक ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते तल्ख थे, लेकिन चीन की मध्यस्थता के बाद सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ी है। मध्य प्रदेश में भाजपा का संकल्प पत्र जारी। सीनियर सिटीजन को 1500 रुपए पेंशन, लाडली बहना को मकान, IIT की तर्ज पर MIT। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को संकल्प पत्र यानी कि अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसकी टैगलाइन मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा है। गरीब किसान लगभग हर वर्ग को साधा गया है। लाडली बहनों को पक्का मकान, गरीब परिवार के छात्रों को KG से लेकर 12वीं तक के छात्रों को PG तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT की तर्ज पर मध्य प्रदेश के हर संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT खोलेंगे। इसी तरह हर संभाग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की तर्ज पर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SIMS शुरू करेंगे। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। अभी यह 600 रुपए है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी देने की बात कही गई है। भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेंगे। वहीं कांग्रेस ने इसे नकल पत्र करार दिया है। PCC चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया कि भाजपा ने संकल्प पत्र निकाला है या नकल पत्र, ये BJP है या नकल पार्टी, कांग्रेस की सारी घोषणाएं चुरा ली। सिसोदिया बीमार पत्नी से मिलकर फिर जेल रवाना हुए। कोर्ट ने 6 घंटे का वक्त दिया था। आम आदमी पार्टी नेताओं से मिलने की मनाही थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया बीमार पत्नी सीमा से मिलकर फिर से तिहाड़ जेल रवाना हो गए। सिसोदिया शनिवार 11 नवंबर को सुबह 10 बजे घर पहुंचे थे। कोर्ट ने उन्हें शाम 4 बजे तक यानी कुल 6 घंटे का वक्त दिया था। सिसोदिया 9 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिन का समय मांगा था। कोर्ट ने उन्हें केवल 1 दिन के लिए पत्नी सीमा से मिलने की इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को निर्देश दिया था कि घर जाने के दौरान वे मीडिया या किसी अन्य राजनेता से नहीं मिलेंगे, न ही कोई बयान जारी करेंगे। इससे पहले वे जून 2023 में गिरफ्तारी के 103 दिन बाद घर आए थे। मनीष जिस घर में पहुंचे वहां फिलहाल दिल्ली की वर्तमान शिक्षा मंत्री आतिशी रह रही हैं। मनीष के इस्तीफे के बाद ये घर आतिशी को अलॉट कर दिया गया था। BRS सरकार दलित विरोधी, कांग्रेस भी ऐसी है। तेलंगाना में मोदी बोले नई संविधान की मांग कर KCR ने बाबा साहेब का अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 11 नवंबर को हैदराबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनसभा में मौजूद भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि BRS दलित विरोधी और कांग्रेस भी उसी की जैसी है। BRS ने नई संविधान की मांग कर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। कांग्रेस का भी ऐसा ही इतिहास रहा है। उन्होंने बाबा साहेब को 2 बार चुनाव नहीं जीतने दिया। कांग्रेस गजनी की अमीर खान हो गई है। इंदौर में बोले देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस न राम की है और न किसी काम की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस गजनी फिल्म के गजनी आमिर खान की तरह हो गई है। जो वादे करती है उसे याद नहीं रहते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम किया और न ही किसी काम किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुद कांग्रेस का चेहरा उजागर कर दिया। दरअसल शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इंदौर 3 से BJP प्रत्याशी गोलू शुक्ला के समर्थन में सभा करने के लिए इंदौर आए थे। रामबाग क्षेत्र में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। बाद में मीडिया से चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आचार्य जी को ये बहुत देर से पता चला कि कांग्रेसी राम के भी नहीं है और काम के भी नहीं है। आज उन्होंने सच बोल ही दिया कि कांग्रेस को हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। राम जन्मभूमि से नहीं, प्रभु श्री राम से नफरत है। तो कांग्रेसियों का चेहरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आचार्य जी ने ही उजागर कर दिया। हम तो कई वर्षों से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज सत्य उनके ध्यान में आ गया है। जो सत्य पूरा देश जानता था, आज उसको उन्होंने उजागर कर दिया। कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है या नहीं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। कभी नहीं सोचा था इतने नीचे गिर जाएगी कांग्रेस। जिन्ना के सपनों को कर रही है पूरा। अब क्यों भड़के हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक घोषणा पत्र जारी करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और दावा किया कि पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के सपने को पूरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शर्मा ने नाम लिए बगैर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि जिन लोगों ने गांधी उपनाम लगा रखा है उन्होंने जिन्ना की नीतियों को पुनर्जीवित किया। गुरुवार को जारी कांग्रेस के अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में कहा गया कि अगर पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो वह नौकरियों, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों सहित सभी पिछड़ा वर्गों के लिए उचित आरक्षण सुनिश्चित करेगी। आगे 5 साल भी काटने हैं आपको। चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी दी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने एक चुनाव प्रचार के दौरान निवाड़ी जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने अगले 5 सालों के बारे में सोचते हुए कार्रवाई करने की चुनौती दी। निवाड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप के बारे में विस्तार से बताए बिना कमलनाथ ने कहा कि उनके कामों के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वीपुर और निवाड़ी के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। परसों फैसला आपके और मेरी तरफ से किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 6 दिन और बचे हैं, जो करना है कर ले, पर आपको अगले 5 साल भी काटने हैं। अयोध्या में 7वां दीपोत्सव 22 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बना। ड्रोन से की गई दीपों की गिनती, लेजर शो, होलोग्राफी रामायण हुई। अयोध्या राम में रहा 7वें दीपोत्सव पर सरयू नदी के किनारे 51 घाटों पर 24 लाख दिए जलाए गए। 22,23,000 दीप जलाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। होलोग्राफिक लाइट के जरिए महर्षि वाल्मीकि की राम की कथा सुनाई गई। 24 लाख दीपों को जलाने के लिए 1,05,000 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल किया गया। 54 देशों के राजदूत भी दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे थे। दीपों की गिनती के लिए 8 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पिछली बार सरयू तट पर 15,76,000 दीप जलाने का कीर्तिमान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे पहले सुबह श्री राम के अयोध्या आगमन को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दोपहर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्प विमान हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी का भी स्वागत किया। इसके बाद प्रभु राम को राम कथा पार्क लाया गया। यहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। सीएम योगी ने राम का राज तिलक किया। राजस्थान में कांस्टेबल की बेटी से एसआई ने किया रेप। बच्ची की मां ने आरोपी को जूतों से पीटा। गुस्साए लोगों ने थाना घेरा, तोड़फोड़ की। राजस्थान के दौसा में 5 साल की बच्ची से सब इंस्पेक्टर के रेप के बाद हालात तनावपूर्ण है। शुक्रवार 10 नवंबर देर रात मेडिकल बोर्ड ने पीड़ित बच्ची की जांच के बाद दौसा एसपी वंदिता राणा ने कहा कि बच्ची की स्थिति सामान्य है और उसे गंभीर चोट नहीं आई है। वहीं आरोपी सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को हिरासत में लेने के बाद सस्पेंड कर दिए गए। शनिवार दोपहर दौसा पुलिस ने आरोपी एसआई को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान को दौसा में सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने कांस्टेबल की 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। वारदात का खुलासा होते ही लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दरअसल आरोपी ने थाने में ही खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया। आरोपी को थाने की खिड़की तोड़कर बाहर निकाला और थाने से चौराहे तक घसीटते पीटते ले गए। शनिवार 11 नवंबर को भी इस घटना के वीडियो और फोटोज वायरल हुए। आईआईटी बॉम्बे के बाहर प्रदर्शन, प्रोफेसर और गेस्ट स्पीकर पर आतंकवाद को ग्लोरीफाई करने का आरोप, पद से हटाने की मांग। इजराइल और फिलिस्तीन जंग के बारे में बात करते समय आतंकवाद का महिमा मंडन करने के लिए एक प्रोफेसर और एक गेस्ट स्पीकर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईआईटी बॉम्बे के बाहर शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस की प्रोफेसर शर्मिष्ठा साहा और गेस्ट स्पीकर सुंदनवा देशपांडे ने 6 नवंबर को अकादमी पाठ्यक्रम HS 835 परफॉर्मेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस के तहत एक बातचीत के दौरान आतंकवादियों और सशस्त्र विद्रोह के बारे में अधिक बातें की थी। विवेक विचार मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि देशपांडे ने फिलिस्तीनी आतंकवादी जकारिया जुबैदी का महिमा मंडन किया था, जो कथित तौर पर अल अक्सा शहीद ब्रिगेड का हिस्सा है, जिसे कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। 2015 में उससे मुलाकात की बात भी